हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये पार्ट है थर्ड, जी हाँ, क्यूज का, जो कि आपके सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपके रेलवे, एसएससी और जितने भी पीसीएस के एग्जाम है उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कौन? तो जनरल साइंस का पार्ट। वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। और खासकर एसएससी, सीजीएल और रेलवे के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप डी, एएलपी, लोको पायलट, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं बता दूं कि इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट देख लिए हैं, और वो दोनों पार्ट जो सेट है क्यूज का, वो आपको देखना हो तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे जनरल साइंस का प्लेलिस्ट है, आप प्लीज़ वहाँ जाके उस पूरे जो जीके का सिनारियो है और जीएस का सिनारियो है वो पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारे साथ फिर से बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये है पहला सवाल। ये क्या है? इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, आप क्यूज कैसे खेलोगे? चलो इसका आंसर आप खुद बताओ। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, कहाँ रखी जाती हैं? ठीक है, देखो सोडियम और पोटेशियम जो ऐसे मेटल होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ही रिएक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो उसको किस चीज के साथ रखा जाता है ये, ताकि वो ज्यादा हानिकारक ना हो सके। ठीक है, बहुत अभिक्रियाशील होती है, कहाँ रखी जाती है? वेयर आर द सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच आर वेरी रिएक्टिव? तो ये रखी जाती है। आप आंसर अपने नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर ही सिर्फ आपको यहाँ पे देने हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं बहुत ही ज्यादा, तो उनको कहाँ रखा जाता है? देखो ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये आपके केमिस्ट्री से बन के आ रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आज बहुत है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का अभी तक आप लोगों ने बहुत कम क्यूज अटेंड किया होगा। ठीक है, तो देखिए इसका बच्चे आंसर है मिट्टी के तेल में। जी हाँ, सोडियम और पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि ये ज़्यादा जो इनका रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है किसी और धातु के साथ, इसलिए इसको मिट्टी के तेल से लुप्त करके इनको रखा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सवाल। ठीक है, सीजीएल का है क्वेश्चन, और यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में रेलवे में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, तो जरूर इसका आंसर आप कीजिएगा। What are the teeth of children falling in the between 6 to 8 year of age? It's called दांत के दूध के दांत, सॉरी दांत के दूध नहीं, दूध के दांत। जी हाँ, दूध के दांत कहे जाते हैं। जो 6 से 8 साल के बच्चों में जो उनके दांत जो है, उनकी teeth जो है वो टूटती है, उसको दूध के दांत ही कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन फिजिक्स से है। विच इज यूज्ड फॉर द फॉरकास्टिंग वेदर? मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस चीज का हम प्रयोग करते हैं? तो वो है न्यूनतम तापमापी। जी हाँ, अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? आपको पता है, द सन्स हीट रीचेज अस थ्रू दिस प्रोसेस। तो प्रोसेस का नाम बताना है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में उसका जाके नाम लिखिए। ठीक है, क्यूज ही करना ज्यादा सोल्यूशन नहीं होता है कि ऑप्शन रहेगा तभी आंसर जानेंगे। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट आपको आंसर पता होना चाहिए कि सूर्य की ऊष्मा जो हीट होता है वो हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। तो वो पहुंचती है बच्चे रेडिएशन के थ्रू, यानी कि विकिरण कहते हैं उसको। रेडिएशन के थ्रू हमारे तक पहुंचती है सूर्य की ऊष्मा, यानी कि हीट जो होती है। अगला हमारा सवाल है कि वास्तविक वस्तु का, देखिए अब यहाँ से क्यूज शुरू हो गया है और यहाँ से क्यूज आपको मिलेगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देखिएगा। तो पूरे क्यूज में आप बने रहिएगा क्योंकि लास्ट तक,
और साथ ही साथ जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन का जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब चल रहा है अभी, और शाम के 5 बजे तक आप जरूर अपने चैनल को ओपन करके देख लें ताकि आपके वीडियो आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आ गया भाई फिजिक्स से, ठीक है। वास्तविक वस्तु आभासी प्रतिबिंब बनाता है, द वर्चुअल इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। कौन सा दर्पण है, कौन सा ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज को रियल इमेज के फॉर्म में बनाता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज बनाता है किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट का एक काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसका नाम है बच्चे समतल दर्पण। जी हाँ, समतल दर्पण आप लोग घर में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्या है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। सपोज आप उस दर्पण के यानी उस मिरर के सामने खड़े रहोगे, प्लेन मिरर के सामने, तो आपका जो फेस है सब उल्टा, मतलब उल्टा यानी कि काल्पनिक जो कह सकते हैं इसको, आभासी, उल्टा नहीं, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है ये, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनाएगा यानी कि वर्चुअल इमेज होगा वो, ठीक है। अभी चलिए ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। देखो मैं वही अभी क्वेश्चन सोच रहा था कि वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं, तो ये क्वेश्चन आ गया। डज द रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैव अ मिरर मेकिंग अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? सीधा प्रतिबिंब एकदम, ठीक है। ये आप सपोज मान लो खड़े हो, ठीक है, और ये सामने मिरर लगा है आपके, ठीक है, ये मिरर लगा है, तो ये जो आपका सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ऐसा नहीं कि आपको उल्टा ऐसे करके बना देगा, ठीक है। तो सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कहलाता है बच्चे समतल दर्पण, ठीक है। समतल और उत्तल दोनों में ही प्लेन मिरर और आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इन दोनों में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वास्तविक वस्तु का। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। और रेलवे में तो खासकर ये जो मिरर और लेंस का चैप्टर होता है वहां से क्वेश्चन होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, पर ये क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो अलग है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, नेचर, हाउ इज द नेचर ऑफ द एक्चुअल रिफ्लेक्शन, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है किसी भी, कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिबिंब मतलब समझ रहे हो ना कि इमेज, जो मान लो कि आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो और आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सपोज सूर्य, इधर से लाइट आ रहा सूर्य का, ठीक है, और आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस साइड बनेगा आपका प्रतिबिंब। तो ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे ये होता है बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, आप जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं बिल्कुल उल्टा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब, सॉरी, रियल नेचर ऑफ द एक्चुअल रिफ्लेक्शन जो होता है ऑलवेज रिजर्व होता है, रिवर्स होता है, सॉरी, रिवर्स होता है, समझ गए? एकदम उल्टा बनेगा, जैसा कि आप खड़े हो वैसा का एकदम उल्टा बनेगा आपका प्रतिबिंब, ठीक है। इमेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सॉरी, कोई लेंस या फिर मिरर की बात नहीं हो रही है, वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बारे में बात हो रही है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या इसमें सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आपके ऑप्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखो प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है, देखो यहाँ पे मेरे पास फिगर नहीं लेकर आ पाया हूं मैं, सॉरी उसके लिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का दोनों बराबर होता है। सपोज मान लो इसे
इस पॉइंट पे लाइट पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये जो कोण बनता है ना, ये जो दोनों कोण बनता है, ये दोनों कोण जो होता है यानी कि एंगल जो होता है वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के अनुसार ये होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ये देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए आज, बायो के क्वेश्चन कुछ कम दिख रहे हैं ना, तो मतलब लाइफ साइंस के अभी मिलेंगे आगे, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो। निम्न में से कौन से ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन पचना या फिर श्वसन दहन, ये क्वेश्चन आ गया है आपका। तो इसका आंसर है बच्चे, इट्स ए अवक्षेपण, यानी कि प्रिसिप्शन इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। सॉरी, डज नॉट हैव द ऑक्सीडेशन इन द फॉलोइंग, इट्स कॉल्ड प्रिसिप्शन, ठीक है। चलिए, ये प्रिसिपिटेशन है, सॉरी प्रिसिपिटेशन है, ये आंसर इसका ए है, अवक्षेपण को कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट add substances such as the curd, when the solution of silver nitrate is added, what is the reaction? व्हाट इज दिस रिएक्शन? चलिए, तो ये होता है बच्चे आपका डिप्रेशन, यानी कि उदासीनीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। डिप्रेशन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है यहाँ पे, पर डिप्रेशन का मतलब दूसरा चीज होता है, डिप्रेशन यानी कि उदास रहना, ठीक है। पर ये उदासीनीकरण यानी कि जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है उदासीनीकरण, ठीक है। चलिए, संक्षारण, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरिजन? कोरिजन इज द रिएक्शन, तो ये है सब टोटल रिएक्शन, यानी कि उपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। केमिस्ट्री जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको ये समझ में आएगी बातें, पर जिनको नहीं, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है, कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो संक्षारण क्या होता है कि एक तरह से किसी भी केमिकल चीज को अलग करना होता है, ठीक है, तो उसमें उपचयन की अभिक्रिया होती है, ओके, यानी कि सब टोटल रिएक्शन किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, ठीक है, 2016 में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, इसको नोट कीजिएगा। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ये तो ये अब क्या उपचयन अभिक्रिया ही है, यह सब टोटल रिएक्शन ही होता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन का अनुपात इसमें क्या होता है, तो बढ़ता है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना कहलाता है उपचयन की अभिक्रिया। देखिए, ये आ गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये हिंदी यहाँ में है और यहाँ पे इंग्लिश में है, तो जिन बच्चों को डाउट ना हो हिंदी इंग्लिश का, तो ये दोनों ही पेज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो विच एसिड इज फाउंड इन आंवला? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। धूल और चट्टान के विशिष्ट छालों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो ये देखो शनि ग्रह, शनि ग्रह का शेप आप लोगों ने देखा है, वो छल्ले के आकार में रहता है, ठीक है, जो धुएं से, धूल से, चट्टान से, मतलब ये चट्टान है और ये ऐसा कुछ होता है इसका, ठीक है, और ये घिरा रहता है, ये धूल और चट्टान से ये घिरा रहता है, ठीक है, तो वो शनि ग्रह कहलाता है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि कितने ग्रह हैं वो कैसे याद करें, ठीक है। आपको अगर कभी भी याद करना हो ऐसे ट्रिक, ऐसे कि मान लो कोई पूछ दे कि ग्रह जो होते हैं हमारे 9, उनको बताओ, तो कैसे बताओगे, कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सूर्य के चारों तरफ सबसे पहले तो जो पास में होता है वो बुध ग्रह, वो शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, ठीक है, और उसके बाद अरुण और वरुण, यानी कि 4, 2 6, 2 8 और एक हमारा 9वां है प्लूटो, ठीक है। ये 9 ग्रह हैं, तो इनको याद करने का तरीका ये कैसे है, देखो यहाँ से शनि का आ गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताना शुरू किया है। सोमवार से लेकर शनि रविवार तक लिख लो अपने दिन को, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है।
अब इनमें से मंडे को हटा दो और इधर से संडे को हटा दो, ठीक। यहाँ पे आया मंगल, तो एक को छोड़ के लिखना शुरू करो। तो पहले आया बुध, तो बुध को लिख दिया। उसके बाद एक इसको थर्सडे यानी बृहस्पति को छोड़ा, उसके बाद लिखा शुक्र, शुक्र को लिखा। उसके बाद तो ये जो कट गया यहाँ पे रवि, यानी रविवार जो है संडे कट गया है, तो रविवार की जगह यहाँ पे हमने डाल दिया पृथ्वी को, ठीक है। तो फिर आ गया पृथ्वी, ठीक है। अब फिर से यहाँ शुरू किया तो आ गया मंगल, फिर बृहस्पति, ठीक है, फिर शनि, इसके बाद बृहस्पति मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और उसके बाद अरुण और वरुण है, ठीक है, अरुण और वरुण, और उसके बाद प्लूटो। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं ग्रहों के काल को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने सोचा कि बता दिया आपको। यहाँ पे लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें से तेज होती है वो तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, याद रखिएगा। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द बीइंग डिस्ट्रैक्टेड यूज इन, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्चुअली आयरन इन द कोस्टल एरिया, ठीक है। द प्रोसेस, यही तक था ये क्वेश्चन, और ये यहाँ पे शायद पेस्ट होके गलती से ऊपर आ चुका है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन सैटर्न, ठीक है, ये है शनि वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये आयरन का वाला क्वेश्चन यहाँ पे इन द कोस्टल एरिया। क्या है क्वेश्चन? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तो तटीय क्षेत्रों में, और पानी की विसंक्रमित होने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो क्लोरीन का। जी हाँ, आप लोगों ने क्लोरीन डाल के पानी को साफ करने की कोशिश की होगी, बड़े बड़े शहरों में किया जाता है ऐसा। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो ये संवहन का परिणाम है। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो टोटल 7 रंग, ठीक है। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। जी हाँ, मानसून जो पवन कहलाते हैं ना कि मानसून आ चुका है, तो वो कब? तो गर्मी में पवन यानी कि हवा महासागर यानी कि समुद्र से भूमि की ओर आती, यानी कि पृथ्वी की ओर यानी कि धरती की ओर आती है, तो उसे मानसून कहते हैं। छाया बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, जिसके चलते छाया बनता है। वह सूक्ष्म जीव जो पोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो है वायरस। जी हाँ, वायरस एक ऐसा कीटाणु है, विषाणु है कि परपोषित जीव है ये एक तरह से, जो कि शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं और ये बढ़ते चले जाते हैं। जंग किसका ऑक्साइड है? तो लोहे का। MCB का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। ह्यूमस जो है ऊपरी मृदा के गहरे रंग का जैव पदार्थ को प्रदर्शित करता है। तो ये सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, और इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, जरूर से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in पे जाके, वहाँ से आप जरूर एक बार इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद कल, यानी कि क्यूज नंबर होगा 4। वहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए कल के लिए। तो पूरे क्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।